नमस्कार, स्वागत है आपका फाइनेंस के फंडे में और मैं हूं आपके साथ मोहिनी त्यागी। आज हम जिस टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत से लोगों के जहन में भी आता है कि गोल्ड या कोई और मेटल्स आउट परफॉर्म क्यों करते हैं इक्विटी से। और इसके साथ ही वो जब आउट परफॉर्म करते हैं तो एक बार अपना ऑल टाइम हाई बनाते हैं, उसके बाद फिर से वापस से उनमें डाउनफॉल क्यों देखा जाता है। इस टॉपिक पर बातचीत करेंगे और बहुत डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या इसके फैक्टर्स हैं, क्यों ऐसा होता है। जो गोल्ड में हम इस वक्त हाइज देख रहे हैं, क्या वो हाइज आगे कंटिन्यू रह सकते हैं? क्या गोल्ड लगातार ये हाइज अब बनाता ही रहेगा या थमेगी इसकी जो तेजी है वो कहीं जाके? और इसके लिए हमने बहुत ही खास मेहमान को इनवाइट किया आज अपने साथ। हमारे साथ मौजूद हैं संदीप बालुंज, ग्रुप सीएमओ, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। जी, सबसे पहले मैं सर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। सर को 28 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस है मार्केटिंग, डिजिटल प्रोडक्ट एंड इनोवेशन में अक्रॉस बीएफएसआई, रिटेल एंड एफएमसीजी सेक्टर्स में। इसके अलावा सर ने जो मोतीलाल फाइनेंशियल सर्विसेज है इसको ज्वाइन करने से पहले निपॉन इंडिया लाइफ एसेट मैनेजमेंट के साथ भी कामकाज किया है। तो इनके पास एक वाइड एक्सपीरियंस है अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का। और इतने सालों में जो इनकी फाइंडिंग्स रही हैं, इनके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, हम उनसे बिल्कुल जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये इम्पैक्ट है और कैसे इस इम्पैक्ट को उन्होंने स्टडी किया और किस कंक्लूजन पे आज सर पहुंचे हैं। तो सबसे पहला सवाल तो मैं गोल्ड पर ही रखना चाहूंगी, क्योंकि गोल्ड फिर से अपने ऑल टाइम हाई पर आ गया है और इस ऑल टाइम हाई में गोल्ड ने जो इंटरनेशनल लेवल है उसमें 3094 के लेवल के आसपास के करीब हम ट्रेड करता हुआ देख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में। तो अब इंडियन मार्केट की अगर बात करें तो वो ऑलरेडी 90,000 के अराउंड हम देख चुके थे। क्या 1 लाख पार करेगा? यही क्वेश्चन बहुत टाइम से चला आ रहा है, लेकिन इस बार क्या 1 लाख पार कर देगा? और अगर हाँ तो फिर कितने टाइम में कर देगा इस बार? अगर इस सवाल का जवाब मुझे मालूम होता तो मैं यहाँ इंटरव्यू देने नहीं बैठा होता। मैं मैं किसी हॉलिडे डेस्टिनेशन में अपनी खूबसूरत मकान में हॉलिडे एंजॉय कर रहा होता। खैर, ऐसा है कि सोना चांदी मूल्यवान धातुओं, जिसे इंग्लिश में कमोडिटीज कहते हैं, ये मूल्य का भंडार कहा जाता है इन्हें। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर मेरे हाथ में समझो $100 है या $100 हैं और $100 का सोना है, अगर मैं ये ऐसे इनको पकड़ के बैठूं 10 साल के बाद, तो मेरे हाथ में जो $100 हैं उनकी वैल्यू, जो उसको नॉमिनल वैल्यू कहते हैं, वो $50 होती हुई आपको नजर आएगी। और मेरे हाथ में जो सोना है वो शायद 150 से 200 रुपए होता हुआ आपको नजर आएगा, है ना। तो हम्म। ये अपनी वैल्यू पकड़ के रखता है। ये इसलिए रखता है क्योंकि इनका जो प्रोडक्शन होता है, उनकी जो अवेलेबिलिटी होती है, वो एक लिमिटेड है। जितना नेचर में सोना है उतना ही होता है। सो ये मूल्य का एक भंडार होता है। इसीलिए अगर आप देखिए 1980 से लेके आज तक हर साल सोने ने 5-6% आपको ग्रोथ दी हुई है। लेकिन ये एक लाइन में कभी नहीं होता। उसमें उतार चढ़ाव आते हैं। और ये उतार चढ़ाव इसलिए आते हैं कि जैसे आर्थिक, भूराजकीय या फिर राजनीतिक माहौल चेंज होता है, उस हिसाब से सोने के दर में उतार चढ़ाव होता है। वो कैसे होता है मैं आपको 2 मिनट में बताता हूँ। लेकिन आपके पहले सवाल का जवाब ये है कि एक लंबे समय का अगर विचार करें तो सोने जैसा मूल्यवान धातु अपनी वैल्यू पकड़ के रहेगा और वो हम्म। बढ़ती हुई नजर आएगी। तो अगर बिल्कुल। बढ़ती हुई वैल्यू नजर आएगी ओवर अ लॉन्ग टर्म, के नॉट एवरी ईयर, ओवर अ लॉन्ग टर्म उसमें बढ़ोतरी होती रहेगी, तो फिर लोग सब कुछ छोड़ के सिर्फ इसी में निवेश क्यों नहीं करते? तो इसका कारण ये है कि इसके बढ़ने की जो मात्रा है, जो ग्रोथ का उसका दर है, रेट है, वो लॉन्ग टर्म में इक्विटी से हमेशा कम रहता है। हम्म। इसलिए होता यह है कि जब मार्केट में माहौल होता है ग्रोथ का, जब शेयर मार्केट का बुल दौड़ने लगता है, तो लोग अपनी सोने की मात्रा कम कर देते हैं और शेयरों के पीछे जाते हैं। क्योंकि जो ग्रोथ है, अगर मेरे पास $100 है, अगर मैंने पहले जो बोला था उसको कंटिन्यू हम्म। करूंगा, मेरे हाथ में $100 है कि नोट है, मेरे हाथ में $100 का सोना है और मेरे हाथ में $100 के अच्छी कंपनी के शेयर्स हैं, तो 10 साल बाद आपको ये नजर आएगा कि ये $100 की वैल्यू $50 तक कम कम हो गई होगी। सोने की वैल्यू 150 से 200 रुपये होगी। और अच्छे शेयर की वैल्यू अगर मैं 10% ग्रोथ से भी पकड़ लूँ कंपाउंडिंग रेट्स पे, तो वो $260 आपको नजर आएगी। तो ये कारण है कि
जब शेयर मार्केट में आपको मंदी का माहौल दिखता है तो सोना बढ़ता है। ओके, ये दोनों एक दूसरे से बहुत दिलचस्प है। डिस्प्रोपोर्शनेटली रिलेटेड है, निगेटिवली कोरिलेटेड जिसे हम टेक्निकल हम्म। भाषा में कहते हैं। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि सोने की वैल्यू बढ़ती रहेगी ओवर अ लॉन्ग टर्म। लेकिन ओवर अ लॉन्ग टर्म जो स्टॉक्स या शेयर मार्केट के हिसाब से इसकी वैल्यू जो होगी वो कम आपको नजर आएगी। लेकिन कुछ ऐसे चक्र आते हैं बीच में, माहौल जैसे होता है, उस चक्र के दौरान जब शेयर मार्केट में मंदी का माहौल होता है तब आपको ज्यादातर सोना ऊपर जाता हुआ दिखेगा। पर ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर इन कंपैरिजन 10 साल देखें तो बिल्कुल है, लेकिन सोने को हमारे यहाँ नहीं बल्कि मुझे लगता है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में एक सेफ हेवन माना जाता है। जैसे ही थोड़ा सा जर्क आता है इकोनॉमी में, जैसे ही इकोनॉमी या किसी भी तरफ से किसी भी तरह की खबरें आती हैं, जियोपॉलिटिकल खबरें हों या किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है, तो सब लोग सोने की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। अभी भी शायद कुछ ऐसा ही हो रहा है। लेकिन मैं फिर भी आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी नजर में इस वक्त गोल्ड की जो डिमांड है उसके पीछे क्या फैक्टर्स प्ले आउट कर रहे हैं, और सेंट्रल बैंक्स इतना ज्यादा गोल्ड क्यों एक्युमुलेट कर रहे हैं? सेंट्रल बैंक्स गोल्ड इसलिए एक्यूमुलेट कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा आर्थिक भूराजकीय जैसे मिलिट्री जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, ये देखते हुए कई इकोनॉमीज में थोड़ा सा रिसेशन का माहौल भी है। जब ऐसी परिस्थिति होती है, यूएस डॉलर पे थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसे सिचुएशंस में अपनी जो रिजर्व्स हैं वो सोने के रूप में रखना रिजर्व बैंक पसंद करती हैं, क्योंकि अब मैंने जैसे हम्म। अभी कहा कि सोना जो है ये मूल्य का भंडार है, ये मूल्य को पकड़ते रहता है। जब करेंसी का अवमूल्यन होता है हम्म। उस दौरान सोने में अपना पूरी संपत्ति ट्रांसफर करने से फायदा होता है। ज्यादातर बैंकों को होता है, इसलिए यू विल सी दैट सेंट्रल बैंक्स जो है वो सोना अपना बढ़ा रहे हैं। दूसरा आपने ये कहा कि कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सोना ऊपर चले जा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि तीन चार चीजें एक साथ इसमेमें लगी हुई है कि सोने की वैल्यू ऊपर जाती हुई आपको दिखें। पहला कारण है कि आप देखो थोड़ा सा रिसेशनरी काइंड ऑफ माहौल है, फ्रॉम अ इकोनॉमी हाँ। पर्सपेक्टिव थोड़ी ग्रोथ रेट्स कम हुई हैं, हम्म। जीडीपी की ग्रोथ रेट्स कम कम हुई है पिछले क्वार्टर में जो रेट्स आए हैं, पीपल वेरंट हैप्पी विद इट, है ना। दूसरा, जो कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी कम होती हुई नजर आ रही है, स्पेशली निफ्टी 50 की प्रॉफिटेबिलिटी अगर मैं पिछले साल के 9 महीने की कंपैरिजन में देखूं तो 20% के आसपास थी, और इस साल जो है ये 6% के आसपास है। तो प्रॉफिटेबिलिटी भी कम होती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से शेयर मार्केट पे प्रेशर है। देन देर इज जियो पोलिटिकल टेंशन कि कब कहाँ पे क्या हो जाए, ये एक थोड़ा सा है। देर इज टैरिफ वॉर एटसेट्रा सिनेरियो दैट इज हैपनिंग। तो ये सारी अनिश्चितताएं जो है जिसकी वजह से लोग एक एक कंफर्टेबल पोजीशन के हिसाब से सोने को देख रहे हैं। उसमें दोनों हम्म। कारण हैं, एक जो मैं जैसे बोला इकोनॉमिकल रीजन है कि वो मूल्य का भंडार है, तो जब अनिश्चितता होती है तो वो अपना पैसा आप सोने में ट्रांसफर करने में एक टेक्निकल या इकोनॉमिकल समझदारी है। और दूसरी भावनात्मकता है कि जब थोड़ा सा डर सा लगता है तो आप किसी अच्छे आश्रय की तलाश में होते हैं, तो सोना एक वो एक आसरा के हिसाब से लोग देखते हैं। और लोगों ने देखा हुआ है कि जब भी इस तरीके का दौर चलता है तो सोना अक्सर अपनी वैल्यू बढ़ाता है। तो ये तीन चार कारण हैं जिसकी वजह से आप सोने की कीमतें बढ़ती हुई नजर आ रही है। सर, सोने के अलावा अगर मैं चांदी की बात करूं, चांदी भी कुछ कम नहीं नजर आ रही है। जैसे जैसे सोना बढ़ता है साथ साथ चांदी का की परफॉर्मेंस भी बढ़ती जाती है, और हमने कुछ समय ऐसा भी देखा है जब सिल्वर ने थोड़ा बहुत आउट परफॉर्म भी किया है सोने को। क्या बिल्कुल। ये सिनेरियो आने वाले सालों में आप देख रहे हैं? क्योंकि सोने का 1 लाख पार तो हम पिछली बार जब स्टार्ट हुई थी ये वाली रैली तब भी कह रहे थे। हालांकि सोने ने अभी तक करीबन 14% से अब अभी तक इस साल में रिटर्न दे भी चुका है। बट स्टिल, अगर दूसरे मेटल पे आए और सिल्वर पे आए तो सिल्वर क्या इस वक्त ज्यादा कंफर्टेबल लगता है आपको इन प्राइजेस पे, या फिर आपको ऐसा लगता है कि क्या आने वाले समय में सिल्वर
फिर से एक बार सोने के जो रिटर्न्स है उसको आउट परफॉर्म कर सकता है? अगर आप यूसेजेस देखिए तो सोने हम्म। का उपयोग जो है वो ज्यादातर ऑर्नामेंटल है, हम्म। और उसका एक वैल्यू स्टोर के हिसाब से लोग हाँ। उसमें निवेश करते हैं या उसको उसका संचय करते हैं। हम्म। चांदी अपने आप में उसके बहुत सारे और उपयोग हैं। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में उनको उनका यूज होता है, कई सारे केमिकल्स में उनका यूज, उसका चांदी का यूज होता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, सेमीकंडक्टर्स, ऐसी सारी चीजों में भी चांदी का उपयोग होता है। तो हम्म। जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पीक होती है, प्रोडक्शन जब बढ़ता है, तो इंडस्ट्रियल यूज ज्यादा लगने के कारण भी चांदी में बढ़ोतरी होती है। कई सारे लोग ऑर्नामेंट्स अभी पसंद करते हैं। तो ऑर्नामेंटल यूज एंड इंडस्ट्रियल यूज, ये दोनों यूसेजेस के कारण आप चांदी का डिमांड ज्यादा होने के कारण उनके उसके रेट्स बढ़ रहे हैं। तो उसमें थोड़ा इकोनॉमिकल और इंडस्ट्रियल रीजन भी है। बिल्कुल। सर, अगर इन दोनों ये दोनों मेटल्स तो सबसे ज्यादा फेमस है, लेकिन अगर बाकी चीजों पे इम्पैक्ट की बात करें तो हमने टैरिफ्स की अभी बात की थी। टैरिफ्स आप देख ही रहे हैं कि हर रोज नई नई अपडेट्स आ रही हैं ट्रम्प की तरफ से कि अब इस पे टैरिफ लग गया, अब उस पे टैरिफ लग गया है। रोज ये टैरिफ्स का कुछ नया नया गेम हम देखने को मिल रहा है हम सबको। ऐसे में आप कैसे देख रहे हैं टैरिफ का इम्पैक्ट, जो ग्लोबल डिमांड है मेटल्स की उस पर कैसे देख रहे हैं? सो इसमें तीन चार चीजें हैं। पहली चीज तो अगर अमेरिकी अर्थव्यवस्था की बात करें तो टैरिफ का मतलब ये हो गया, बहुत ही सामान्य भाषा में, कि अमेरिकन कंज्यूमर्स के लिए प्राइसेस बढ़ने वाली हैं। हम्म। तो अमेरिका में महंगाई आने बिल्कुल। के आसार दिख रहे हैं। अगर अगर आप टैरिफ बढ़ाएं तो उसका मतलब यही हो गया ना कि हम्म। आपने आने वाली चीज को ज्यादा महंगा कर दिया अपने आप। हम्म। सो उसमें अमेरिका में इसके परिणाम जो है वो महंगाई के रूप में परावर्तित होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका प्रेशर अमेरिकन डॉलर पे भी पड़ सकता है, जो एक सिचुएशन है जिसमें पूरी सारी वर्ल्ड की इकोनॉमी इफेक्ट होती है। दूसरा है ये ट्रेड ब्लॉक्स जो हैं, जिन जिन देशों के साथ अमेरिका अपना व्यवहार कर कर रहा है। तो आप देखिए कि यूरोपियन समुदाय है, अमेरिकन एक नेशंस हैं, और एशियाई नेशंस हैं जिसमें भारत का समावेश है। तो इन सब में अपने अपने हिसाब से इसका इफेक्ट अपने को दिखाई देगा। अगर भारत की अगर बात करें, क्योंकि हमेशा हम भारत में रहते हैं, तो भारत की अगर बात करें तो हमारी जो ट्रेड डेफिसिट है यूएस के साथ में, वो अन्यों की तुलना में बहुत कम है। तो अगर टैरिफ लगती भी है तो अपने को उसका दोहरा दोगुना फायदा हो सकता है। दो तरीके का फायदा हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि चाइना में फार्मास्यूटिकल पे 15% जैसे वो कह रहे हैं उस तरीके का टैरिफ लगता है, और भारतीय कंपनी पे 10% का लगता है, तो एक 5% की हमें फायदा ही हो सकता है। अर्थात ये एक उदाहरण है, ऐसा इसके विपरीत भी हो सकता है। लेकिन लगे हैं हमारे नेता, उनसे बात करके चेक कर रहे हैं कि क्या चीजें हो सकती हैं, किस तरीके से उसका सुझाव हो सकता है। बट अभी तो आसार इस तरीके के लग रहे हैं कि कुछ चीज़ों में हमारा फायदा हो सकता है, कुछ चीज़ों में हमारा नुकसान हो सकता है, और नेट नेट अगर देखा जाए तो थोड़ा सा फायदा होने की ही संभावना है, जिस तरीके से भू राजकीय सिचुएशन है। लेकिन ये किंतु परंतु की बातें हैं, जब ये उसका डिटेल सामने आएगा तभी कुछ बता पाएंगे। बट ये सबका निचोड़ दो तीन चीजें होने में तय है। एक तो महंगाई पूरी दुनिया में ऊपर जाने के आसार है, करेंसीज का डिवैल्यूएशन होता हुआ नजर आ रहा है, और शेयर मार्केट की ग्रोथ जो एक बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही थी टिल दिसंबर लास्ट ईयर, उसमें थोड़ा सी रोकथाम नजर आ रही है। तो ये चीजें तय है। मेटल्स की बात करते हैं तो मेटल्स की अगर मैं साइकिल की बात करूं तो क्या उसकी अप साइकिल वापस आ गई है अभी? और अगर ऐसा है तो उसकी जो डिमांड है मेटल्स की ग्लोबली उसे ड्राइव क्या कर रहा है फिलहाल? मेटल्स में सिचुएशन इतनी साफ नहीं है। हम्म। जो सोना चांदी छोड़ के जो जिस मेटल्स जी। की बात आप कर रही हैं, हम्म। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे प्रोडक्शन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हम्म। टिपिकली जीडीपी ग्रोथ जो आईआईपी के आंकड़े आए हैं पिछले महीने, वो अच्छे हैं। लेकिन ऐसे भी हालात नहीं हैं कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जिसकी वजह से हमें मेटल्स की ज़रूरत है। तो मेटल्स के भाव में जो तेजी आप देख रहे हैं वो ज़्यादातर
बड़ी इकोनॉमिकल सिचुएशन का ही एक इफेक्ट है। इसमें बहुत ज्यादा प्रोडक्शन रिलेटेड नहीं नजर आ रहा अभी तक। और ये भी एक तरीके से सोना चांदी के पीछे ही है, जो कमोडिटीज एज अ बास्केट इज मूविंग उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में सोना चांदी जा रहे हैं, और उसके कारण भी वही है ज्यादातर। प्रोडक्शन रिलेटेड बहुत सारा डिमांड बढ़ता हुआ अभी तक तो नहीं नजर आ सर, इसके अलावा अगर मैं 2025-26 अब फाइनेंशियल ईयर चेंज ही होने वाला है, तो ऐसे में अगर मैं इसकी बात करूं तो न्यू फाइनेंशियल ईयर में अगर हम देखें, सोने की हम बात कर चुके, चांदी की भी कर चुके, बाकी मेटल्स भी देख चुके, ऐसे में आप क्या लगता है आपको कि अगर किसी को इन्वेस्टमेंट पर्पज से देखना हो इनमें से किसी भी मेटल को, तो कौन सा ऐसा मेटल होगा जो इन्वेस्टमेंट पर्पज से आपको बहुत अच्छा नजर आ रहा हो? तो मैं आपको ये सलाह दे सकता हूँ फ्रॉम अ फाइनेंशियल पर्सनल फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव कि एक केवल एक एसेट क्लास का विचार निवेशक कभी ना करें। केवल एक एसेट क्लास के पीछे भागने से नुकसान ही हो सकता है। एक होलसम पोर्टफोलियो बना के अगर निवेशक अगले साल की तरफ देखें तो मेरे ख्याल से ज्यादा फायदा हो सकता है। तो इसमें यह है, जैसे मैंने आपके संभाषण के पहले बताया, कि जब माहौल थोड़ा सा नेगेटिव नजर आ रहा है, तब तब ये स्पेशल मेटल्स या प्रेशियस मेटल्स ऊपर जाते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ। तो इसका फायदा सामान्य निवेशक इस हम्म। तरीके से कर सकते हैं कि अपने टोटल पोर्टफोलियो में जो प्रेशियस मेटल्स की मात्रा है वो हम थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, जिसके दो तीन फायदे होते हैं। पहली चीज तो अगर इक्विटीज का रिटर्न कम होता है तो हम्म। थोड़ा सा ये बैलेंस कर देता है फ्रॉम अ रिटर्न पर्सपेक्टिव। दूसरा, इक्विटी की रिस्क बढ़ती है ऐसे हालात में, तो सोना चांदी जो है वो इसकी रिस्क कम कर देता है, तो ओवरऑल पोर्टफोलियो रिस्क कम्स डाउन, राइट। और तीसरा ये है कि आपको इन्फ्लेशन से इसमें आपको मदद मिलती है, क्योंकि ये जैसे मैंने कहा मूल्य का भंडार है। तो ये तीन चीजें अगर सामान्य निवेशक ध्यान में रखें, टिपिकली हम ये कहते हैं कि किसी भी अच्छे पोर्टफोलियो में 5 से 10% प्रेशियस मेटल्स होने चाहिए। इस हालात में अगर कोई 15% या इवन 20% लेने की सोचता है, तो मैं नहीं कहूंगा कि वो गलत है। ये एक ऐसा माहौल है जिसमें आप थोड़ा सा प्रेशियस मेटल्स की तरफ रुझाव बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ के केवल प्रेशियस मेटल्स के नीचे जाओ। सो ये एक उसका एक रोल है। उसी रोल तक उसको सीमित रखना सामान्य निवेशक के लिए सामान्य परिस्थितियों में सही है। इसमें बहुत ज्यादा लालच मेरे ख्याल से अच्छी नहीं है। तो सर, जैसे कि आपने कहा कि थोड़ी बहुत एलोकेशन और अगर बढ़ा दें तो कोई बुराई नहीं, हालांकि पूरी तरीके से उसकी तरफ जाना भी सही नहीं है, क्योंकि आप पूरा पूरा इन्वेस्टमेंट कभी भी एक बास्केट में डालना सही नहीं होता है। तो उसका ऐसे में कारण ये है, अब सॉरी मैं आपको जी, डिस्टर्ब कर रहा नहीं हूँ। नहीं बताइए। इसका कारण ये है क्योंकि द लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट जो है वो इक्विटीज का सोने से कहीं ज्यादा आप देखोगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 20 साल का अगर अवधि लेते हैं, तो जैसे मैंने आपको वो एग्जाम्पल लेके बताया कि इक्विटीज विल ऑलवेज गिव यू बेटर रिटर्न, एंड देयरफॉर हाँ। आपका कोर पोर्टफोलियो इक्विटीज में ही होना चाहिए। हम्म। ये जो चीज है ये काउंटर बैलेंस है। जब वहां पे प्रेशर आती है इक्विटी में, तो देन प्रेशियस मेटल्स कैन गिव यू प्रेशियस सपोर्ट। बट ओवर अ लॉन्ग टर्म the equities will always outperform precious metals. हम्म, बिल्कुल सर। सर, कई बार तो ऐसा भी होता है मार्केट्स में कि ये जो दोनों चीजें हैं ये एक साथ भी चल रही होती है। हमने साइकिल्स नॉर्मली ऐसी देखी है कि जब मार्केट गिरता है तो गोल्ड बढ़ता है, लेकिन अभी पिछले कुछ समय में जब मार्केट में बहुत धुआंधार तेजी चल रही थी, उस वक्त गोल्ड भी चल रहा था। पिछले साल भी गोल्ड बहुत अच्छा चला है, गोल्ड ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया। हालांकि ईयर एंड होते होते मार्केट का डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया था, तो मार्केट के जो नंबर्स हैं, जो हमने अभी बात की कि मार्केट ने पिछले साल इतना रिटर्न दिया, करीबन 6-7% का रिटर्न रहा, वो उसकी वजह से कम हो गया। जो पूरे साल स्टार्ट से रिटर्न अच्छा आ रहा था वो एंड में जाते जाते कम हो गया। लेकिन स्टिल गोल्ड का रिटर्न वो कम ही नहीं हो, क्योंकि गोल्ड एक प्राइस पे अगर आ जाता है तो वो उस प्राइस से वापस जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम्म। उस प्राइस पे सस्टेन तो करता है, लेकिन और पिछली बार भी शायद हम यही कह रहे थे जब ईयर एंड हुआ था कि अब इस प्राइस पे गोल्ड आ गया है तो शायद अब कंसोलिडेशन आएगा, लेकिन फिर मार्केट में गिरावट आई, गोल्ड सर्ज हुआ। लेकिन ऐसा सिनेरियो सर जब होता है कि मार्केट भी बढ़ रहा है, गोल्ड भी बढ़ रहा है, या ये मेटल्स बढ़ रहे हैं, गोल्ड सिल्वर अगर मैं बात करूं दोनों की, तो तब किसी को क्या करना चाहिए?
वही करना चाहिए जो मैंने अभी बताया कि ये मन में ठान लेना है आपने कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो है वो आपको इक्विटी से ही आएगी। उसके बहुत सारे कारण हैं, और शास्त्रीय कारण हैं। ये नहीं कह रहा हूं कि मैं पिछले 10 साल में या पिछली एक सदी में ऐसा हुआ है इसलिए आगे यही होगा। इसके बहुत शास्त्रीय कारण हैं। तो देयरफॉर आपको जो ग्रोथ जो पोर्टफोलियो की है लॉन्ग टर्म में, वो तो इक्विटी से ही आने वाली है। तो अगर हम्म। इक्विटीज अच्छा कर रही है और सोना भी अच्छा कर रहा है, तो आपने अपना जो आइडियल पोर्टफोलियो वही रखना है। अगर आपका 60-70% इक्विटी है और 20-1% आपके पास डेट है और 1-10% आपके पास सोना चांदी है, तो आपने वही प्रोपोर्शन रखना है। क्योंकि इनकी साइकिल्स जो है, जैसे आपने सही कहा, बहुत समय तक एक साथ नहीं चलती। तो ऐसा कभी कभी समय आता है दोनों एक साथ चलते हैं, लेकिन कभी भी अपना लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी से हमने विचलित नहीं होना। ये चीज बिल्कुल। मैं अपने निर्देशकों को बार बार समझाऊंगा कि अपनी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी से अपने हमें कभी भी जुटे रहना है। सर एक सवाल, बस मेरा ये आखिरी सवाल है गोल्ड को लेके कि गोल्ड एटीएफ्स की तरफ जो रुझान है वो बढ़ना कितना ठीक है ओवर फिजिकल गोल्ड जो एक्यूमुलेट लोग करते हैं उसको छोड़ के, अगर इस तरफ या डिजिटल गोल्ड की तरफ अगर लोग जाएं तो वो कितना सही है और कितना फायदेमंद है? उसके बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं उसके। पहली चीज तो, अगर आपको सोने के फिजिकल यूज में रुचि नहीं है, आप उससे गहने हम्म। नहीं बनाने, अलंकार नहीं बनाने, या इस तरीके का अगर आपको कोई भी डायरेक्ट यूसेज अगर उसका एज ए मेटल नहीं है और हम्म। एज ए इन्वेस्टमेंट आप उसको देख रहे हो, तो फिर आपको उसको फिजिकल फॉर्म में साथ रखने की जरूरत ही नहीं है। जैसे आजकल आपके फोन में वॉलेट है, सारे ट्रांजैक्शंस आप उसी से करते हो, तो नोट साथ में रखने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज वो तो डिजिटाइज हो गया है अभी। तो अगर आप उसको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहे हो, तो जाहिर है कि आप उसको फिजिकल फॉर्म में साथ रखने की, उसकी सिक्योरिटीज की, उसकी मेंटेनेंस की चिंता क्यों करें। हम्म। ये पहला मुद्दा हो गया। ओके, दूसरा मुद्दा ये है कि आपको उसमें बहुत सारे फायदे है। अगर आपको गोल्ड फंड बेचना है या ईटीएफ भी बेचना है, तो आपको बायर ढूंढने कहीं और नहीं जाना होता, वो तो मार्केट में ऐसे हम्म। ही बिक जाता है। वो ट्रांसफरेबल है, उसकी कैरेटेज और प्योरिटी पे कोई शक नहीं करता। अगर मेरे पास एक्स यूनिट्स है मोतीलाल ओसवाल गोल्ड फंड के, तो है। लेकिन मेरे पास अगर 50 ग्राम सोना है, तो आप पहले पूछोगे कैरेट कितना है, चलो मैं उसको चेक करूंगी, है ना। बिल्कुल। तो ये चीजें हैं जो डिजिटाइज्ड एसेट कभी भी आपके फायदे में ही होगा। और अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर से उसे देख रही हैं, तो आपका दूसरा फायदा यह है कि जब आपको उसको वैल्यू रिडीम करना है, तो आपको बहुत कम तकलीफ होती है। सर ये सारे ही मेटल्स या सारी कमोडिटीज अगर मैं कहूँ तो सारी कमोडिटीज हमने ये बात की कि ये आउट परफॉर्म करते हैं, इक्विटी को ऊपर जाते हैं। इनकी कई बार रफ्तार इतनी तेज होती है कि इक्विटी को आउट परफॉर्म करते हैं, हालांकि लॉन्ग टर्म में इक्विटी को आउट परफॉर्म करना थोड़ा मुश्किल रह जाता है इनके लिए। ऐसे में ये फिर एक लेवल पर जाकर रुक क्यों जाते हैं, वहां से फिर इनका प्राइस या तो नीचे आता है या तो रुक जाता है काफी समय के लिए, ऐसा किन वजहों से होता है? गोल्ड की प्राइस क्यों रुकी रहती है, ये कह रही हैं आप? हाँ, गोल्ड की या फिर किसी भी मेटल के प्राइसेस कभी ऐसा होता है कि पहले वो एकदम सर्च करते हैं फिर अचानक से एक लेवल पर जाकर कई साल वहीं पे होल्ड करते हैं उन्हीं लेवल्स पर। इसका कारण है क्योंकि ज्यादातर सोना चांदी प्रेशियस मेटल्स, ये ज्यादातर किसी भी निवेशक का पहला चॉइस नहीं होता, हम्म। है ना। निवेशकों का पहला चॉइस होता है इक्विटी। सो उस सिचुएशन में जब इक्विटी के लिए आसार अच्छे हो जाते हैं और फिर उसकी परफॉर्मेंस में फर्क है, जैसे मैं आपको बार बार बताया, हाँ। कोई भी पैसा उसको डाइवर्ट करेगा। और इक्विटीज में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे सेक्टर्स हैं, बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बहुत सारी कंट्रीज हैं, बहुत सारे इनोवेशंस आ रहे हैं। तो बहुत सारे आसार, बहुत सारे ऑप्शंस वहां पे होने के कारण, और वो एक एसेट क्लास जो है लॉन्ग टर्म में मेटल से ज्यादा परफॉर्म करेगा, ये तो निश्चित रूप से तय बात है। इसीलिए आफ्टर अ वाइल इसके ग्रोथ पे नेचुरली एक 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 स्लो डाउन वापस limit- आने लग जाता है। बिल्कुल सर। बिल्कुल। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और इनफैक्ट बहुत सारी चीजें समझने को मिली। मुझे उम्मीद है कि हमारे जो निवेशक हैं जो हमें देख रहे हैं वो भी इन सब बारे में जो भी उनकी अब तक अनक्लियर थे उनके थॉट्स चीजों को लेके, वो शायद उन्हें और बेहतर समझ पाएंगे। और थैंक यू सो मच सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी इंसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए।
बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आपने बात करने का मौका दिया। और आपको और आपके नए दर्शकों को अच्छे इन्वेस्टमेंट्स से अच्छे फायदे होने के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। चलिए, आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं, और आपके लिए ऐसे एपिसोड्स हम बिल्कुल लाते रहेंगे और ऐसे अलग अलग मुद्दों पर बातचीत करते रहेंगे। लेकिन तब तक आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें जागरण बिजनेस।